जंग की अफरा-तफरी के दरमियान ये किला मजबूती से खड़ा है, जो बादशाह और उसके वजीरों के लिए उम्मीद की एक आखिरी किरण है। ये कहानी जनरल चोई और उसके वफादार सिपाहियों की है, जो हर कीमत पर इस किला को दुश्मनों से बचाना चाहते हैं। इस फिल्म के दौरान ये लोग अपनी सल्तनत को बचाने की खातिर एक बेरहम बादशाह के हमले का सामना करते हैं और अपने बादशाह और सल्तनत का दिफा करते हैं। ये सिपाही बहादुरी और गैरत को अपना आखिरी और अकेला हथियार बनाकर इस नामुमकिन जंग और इसकी मुश्किलात का सामना करते हैं। क्या जनरल चोई और उसके सिपाही इस किले का दिफा करके अपनी सल्तनत और बादशाह को दुश्मन से बचा सकेंगे, या उनकी ये कुर्बानी रायगा जाएगी? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 2017 में रिलीज हुई कोरियन मूवी द फोर्ट्रेस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी का आगाज़ करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। द फोर्ट्रेस एक साउथ कोरियन मूवी है, जिसको 2017 में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म में हमें 1636 में होने वाली एक जंग दिखाई जाती है, जो साउथ कोरिया की जोसियन सल्तनत और चाइना की चिंग सल्तनत के दरमियान हुई, और ये चिंग सल्तनत का कोरिया पर कब्जा करने के लिए दूसरा हमला था, जिसको साउथ कोरिया की तारीख का एक अहम हिस्सा माना जाता है। तो कहानी शुरू होती है 1636 में साउथ कोरिया की जोसियन सल्तनत से, जहां चिंग सल्तनत की फौज जोसियन सल्तनत में दाखिल हो चुकी है, और जनरल चोई को चिंग सल्तनत के सिपाहियों से बातचीत करते दिखाया जाता है, जो जोसियन के बादशाह इंजो की तरफ से सुलह का मुआहदा करने के लिए आया है। चिंग सल्तनत अमन का मुआहदा करने के लिए बादशाह से उसके बेटे को मांगती है, जिस पर जनरल चोई इनसे बातचीत करने के बाद बादशाह के पास आता है और सारी बात बादशाह के सामने रखता है कि चिंग सल्तनत चाहती है कि हम शहजादे को उनके हवाले कर दें और सुलह के लिए यही आखिरी हल है। मगर बादशाह की अदालत इस फैसले पर इत्तफाक नहीं करती कि शहजादे को दुश्मन के हवाले किया जाए, मगर सारे वजीर बादशाह को उनसे जंग करने का मशवरा देते हैं, जिस पर जनरल चोई कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि दुश्मन की फौज तादाद में ज्यादा है और हमसे ज्यादा ताकतवर है, और हम उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। इसीलिए हथियार की बजाय अल्फाज से काम लेना चाहिए और उनकी शर्त मान लेनी चाहिए। यहाँ जोसियन सल्तनत का बादशाह इंजो अपने वजीरों के साथ मशवरा कर रहा होता है, और वहाँ चिंग सल्तनत के सिपाही फोर्ट्रेस पर हमला की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि बादशाह अपने वजीरों के साथ अपने शहर को छोड़कर नामयान नामी शहर में मौजूद इस किला में आ गया है, जो चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये किला अभी तक उनके लिए सबसे महफूज जगह है, जहां वो खुद को दुश्मन के हवाले से महफूज रख सकते हैं। पर चिंग सल्तनत के सिपाहियों ने किले के आने और जाने के रास्ते पर बाड़ लगा दी है, ताकि कोई भी इस किले से ना बाहर जा सके और ना ही अंदर आ सके। अब भले ही जोसियन सल्तनत की फौज चिंग सल्तनत के मुकाबले में कम है, मगर वो बुलंद हौसले से इस किले की हिफाजत के लिए शदीद सर्द मौसम में भी इस किले की हिफाजत कर रहे हैं। अब जनरल चोई बादशाह इंजो को कहता है कि शहजादे को दुश्मन के हवाले करना ही आखिरी हल है, जिससे सबकी जान बच सकती है। मगर बादशाह इंजो कहता है कि वो कैसे अपने बेटे को दुश्मन के हवाले कर सकता है, वो उसको जान से भी मार सकते हैं, और उसको ये मंजूर नहीं है। इसीलिए जनरल चोई दोबारा से चिंग सल्तनत के कैंप में जाता है, ताकि अमन का कोई दूसरा रास्ता निकाला जा सके, जिसमें जोसियन सल्तनत का शहजादा उनके हवाला ना करना पड़े। मगर चिंग सल्तनत इस बात पर बाजिद है कि बादशाह इंजो की वजह से ही उनके दरमियान ताल्लुक खराब हुआ है, इसलिए अब बादशाह इस गलती का अजाला अपने बेटे के जरिए करेगा, वरना वो किले की दीवार को तोड़कर उन पर हमला कर देंगे और जोसियन सल्तनत पर कब्जा कर लेंगे। ये सब जवाब लेकर जनरल चोई किले में वापस आता है और बादशाह को बताता है, मगर सारे वजीर जनरल चोई के खिलाफ हैं और उसको गद्दार कहते हैं, क्योंकि वो दुश्मन के हक में बात कर रहा है। इसलिए वजीर जनरल चोई का सर धड़ से अलग करने का मशवरा देते हैं। अब बादशाह इंजो अपनी सल्तनत के लोगों को भी बचाना चाहता है, मगर अपने वजीरों के मशवरा के नीचे दबा है, जो बादशाह को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। जनरल चोई सल्तनत और उसके लोगों को बचाने की बात कर रहा है, और बाकी सब वजीर सल्तनत को तबाह करने का मशवरा दे रहे हैं। सब वजीर अभी भी जंग करने के हक में हैं, जिस पर बादशाह इंजो साउथ कोरिया की एक और सल्तनत को जंग में मदद के लिए खत लिखता है और साथ ही जंग लड़ने का ऐलान भी कर देता है। अब जोसियन सल्तनत की फौज चिंग सल्तनत के मुकाबले में बहुत कम है, मगर फिर भी कुछ सिपाहियों को किले से बाहर भेजा जाता है
ताकि किले का दिफा कर सके। मगर चिंग सल्तनत के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं और उनको बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह जोसियोन सल्तनत के पास मौजूद पुराने जंग आलूदा हथियार हैं जो किसी काम के नहीं। इसीलिए कुछ सिपाही मुश्किल से जान बचाकर किले में वापस आ जाते हैं। इस सूरत-ए-हाल को देखते हुए बादशाह इंजो हथियारों को ठीक करने का हुक्म देता है। अब बेहतर हथियार लेने के बाद जोसियोन सल्तनत के सिपाही एक बार फिर किले से बाहर जाते हैं और इस बार जोसियोन सल्तनत के सिपाही चिंग सल्तनत से बाजी ले जाते हैं और जोसियोन सल्तनत का हौसला मजीद बढ़ जाता है। अब चूँकि चिंग सल्तनत की फौज ने किले के चारों तरफ बाड़ लगा रखी है और कुछ भी किले के अंदर लाना नामुमकिन है, इसीलिए किले के अंदर अब खाने पीने का सामान बहुत कम है, जिसकी वजह से सिपाहियों का खाना मजीद कम कर दिया गया है। अब सिपाहियों के हौसले जवाब दे रहे हैं और वो दिन ब दिन कमजोर पड़ रहे हैं। खाने की कमी और शदीद सर्दी ने सिपाहियों के हौसले पस्त कर दिए हैं, मगर जनरल चोई और वजीर किम उनका हौसला बढ़ाते हैं और इनाम का वादा भी करते हैं। वहाँ वो सिपाही जिसको मदद के लिए खत देकर भेजा गया था वो सल्तनत से बाहर नहीं निकल पाता और चिंग सल्तनत के हाथों मारा जाता है। अब दूसरी सल्तनत से मदद की उम्मीद भी खत्म हो चुकी है और यहाँ चिंग सल्तनत के मजीद सिपाही जोसियोन सल्तनत में पहुँच गए हैं। इस सूरत-ए-हाल और बादशाह की जिद को देखते जनरल चोई बादशाह से कहता है कि नया साल करीब है, इसलिए वो नए साल का तोहफा लेकर चिंग सल्तनत के कैंप में जाएगा और इसी बहाने से वो उनकी जासूसी भी करेगा कि वो उनका अगला कदम क्या होगा। अब क्योंकि वजीरों को जनरल चोई पर भरोसा नहीं है, इसलिए बादशाह वजीर दिफा को जनरल चोई के साथ जाने को कहता है, क्योंकि वो जनरल चोई के सबसे ज्यादा खिलाफ है। दुश्मन के कैंप से वापसी पर वजीर दिफा बताता है कि दुश्मन किले की दीवार को चढ़ने के लिए लंबी सीढ़ियाँ बना रहा है और उनके पास हमसे दुगनी साइज की तोपें भी मौजूद हैं, इसलिए मुमकिन है कि दुश्मन जल्द ही उन पर हमला कर दे। जिस पर बाकी वजीर मशवरा देते हैं कि अगर हम उन पर पहले हमला करें तो हम उनको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो अपनी तैयारियां करने में लगे हुए हैं और उनका ध्यान इस तरफ नहीं होगा। जिस पर बादशाह हमला करने का हुक्म दे देता है और 300 सिपाहियों की एक प्लाटून को तैयार किया जाता है जो चिंग सल्तनत के कैंप पर हमला करेगी। अब ये प्लाटून चिंग सल्तनत के कैंप की बाड़ तक पहुंचती है और बाड़ को गिराने के बाद अंदर घुस जाती है, मगर जैसे ही सिपाही आगे बढ़ते हैं उन पर गोलाबारी शुरू हो जाती है, क्योंकि चिंग सल्तनत के सिपाही हर तरफ नजर रखे हुए हैं। गोलाबारी को देखते प्लाटून वापस बाड़ की तरफ भागती है और अपनी पोजीशन संभाल लेती है। वहाँ चिंग सल्तनत के सिपाही घोड़ों पर सवार उनकी तरफ आते दिखाई देते हैं। जोसियोन सल्तनत के सिपाही बाड़ से पीछे हमला करने की पोजीशन में तैयारी में बैठे होते हैं, मगर चिंग सल्तनत के डर से वक्त से पहले ही हमला कर देते हैं, जिसका जोसियोन सल्तनत के सिपाहियों को भारा नुकसान उठाना पड़ता है। अब चिंग सल्तनत की फौज इन प्लाटून पर हमला कर देती है, जिसमें काफी सिपाही मारे जाते हैं। सूरत-ए-हाल को हाथों से निकलता देखकर प्लाटून को किले में वापस आने का हुक्म दे दिया जाता है। इस पर बाकी सिपाही किले में वापस जाने के लिए भागते हैं, मगर चिंग सल्तनत के सिपाही इस प्लाटून का किले तक पीछा करते हैं और सब सिपाहियों को मार देते हैं। इस हमले में किले के बाहर जोसियोन सल्तनत के करीब 300 सिपाही मारे जाते हैं, जिसके बाद बादशाह वजीर दिफा को वजारत से हटा देता है, क्योंकि उसके गलत मशवरे की वजह से बेकसूर लोगों की जान चली जाती है और उसकी जगह एक नए वजीर किम को रखता है। नया वजीर मशवरा देता है कि अगर हम किले के अंदर रहे और बाहर से दूसरी फौज उन पर हमला करे तो उनको हराया जा सकता है, मगर ये तभी मुमकिन है अगर साउथ की फौज उनकी मदद करे, जिसके लिए ये वजीर एक आदमी को दोबारा से खत देकर दूसरी सल्तनत में भेजता है और उस वजीर को काफी उम्मीद है कि उनको साउथ की सल्तनत से मदद मिल जाएगी, क्योंकि ये आदमी जिसको खत देकर भेजा गया है यहाँ के चप्पे चप्पे का इल्म है और वो काफी समझदार भी है। वहाँ चिंग सल्तनत का बादशाह खान भी वहाँ पहुँच जाता है, जिस पर जनरल चोई बादशाह को मशवरा देता है कि उनको खान से हाथ मिला लेना चाहिए, मगर बाकी सब वजीर इस बात का इनकार करते हैं कि हम दुश्मन के बादशाह के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे और हमारी गैरत इस बात की इजाजत नहीं देती। यहाँ खान जोसियोन सल्तनत के बादशाह इंजो को खत लिखता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो किले से बाहर आओ और हमारी शर्तें मान लो, बदले में तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी, और अगर मरना चाहते हो तो किला के अंदर ही बंद रहो तो आखिरकार भूख और प्यास की वजह से मर जाओगे, और अगर लड़ना चाहते हो तो जिस दिन मुकम्मल चांद होगा उस रात में तुम्हारे किले पर हमला करूंगा। अब इस खत को पढ़ने के बाद बादशाह इंजो और उसके वजीर काफी डर जाते हैं
اور بادشاہ انجو اپنے وزیروں کو کہتا ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتا، لیکن وزیر بضد ہیں کہ وہ دشمن کے آگے نہیں جھکیں گے، مگر اس بار بادشاہ وزیروں کی بات نہیں مانتا اور بادشاہ کے حکم پر جنرل چوئی چنگ سلطنت کے بادشاہ خان کو خط کا جواب لکھتا ہے، جس میں بادشاہ انجو خان کی شرطیں ماننے پر رضامند ہوتا ہے، مگر خط کو بھیجنے سے پہلے جنرل چوئی اور وزیر دفاع کے درمیان کافی زیادہ بحث ہوتی ہے، جس میں وزیر دفاع کہتا ہے کہ ان کو میدان جنگ میں لڑ کر عزت کی موت مرنا چاہیے، مگر جنرل چوئی کہتا ہے کہ اپنی جان بچانے میں کوئی حرج نہیں اور ان کو موت کے بدلے زندگی کو چننا چاہیے۔ وہاں سے وزیر دفاع کی طرف سے بھیجا ہوا آدمی کسی طرح چنگ سلطنت کے سپاہیوں سے بچ کر ساؤتھ کی سلطنت تک پہنچ جاتا ہے اور بادشاہ انجو کی طرف سے بھیجا گیا خط دیتا ہے، مگر خان کا نام سنتے ہی وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور اس آدمی کو جو وہ خط لے کر آیا تھا اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بادشاہ کو لگے کہ خط ان تک پہنچا ہی نہیں، مگر وہ آدمی وہاں سے بچ کر بھاگ جاتا ہے۔ یہاں قلعے کی دیواروں پر سپاہی سردی کی شدت اور کھانے کی کمی کی وجہ سے کمزور ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھیار پکڑنے کی بھی طاقت نہیں، کیونکہ وہ سردی کی وجہ سے جم گئے ہیں۔ اسی وقت چنگ سلطنت کے بادشاہ کے حکم پر چنگ سلطنت کے سپاہی فورٹریس پر گولہ باری شروع کر دیتے ہیں۔ قلعے کی دیواریں کمزور ہوتے ہی چنگ سلطنت کے سپاہی قلعے پر حملہ کر دیتے ہیں اور ہر طرف تباہی کا عالم ہوتا ہے۔ وہاں جنرل چوئی بادشاہ کو سمجھاتا ہے کہ ان بے قصور لوگوں کی جان گوا کر کیا فائدہ، جب جھکنے کے لیے سر ہی نہ ہو تو بادشاہت کا کیا فائدہ، جس پر بادشاہ اس خط پر مہر لگا دیتا ہے اور جنرل چوئی جلدی سے خان کے کیمپ کی طرف بھاگتا ہے تاکہ اس حملے کو رکوا سکے۔ اب جنرل چوئی خان کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو وہ خط دیتا ہے جس میں بادشاہ انجو خان کی شرطیں ماننے کو تیار ہے اور خان اسی وقت حملہ روکنے کو کہتا ہے، مگر اب تک کافی سپاہی مارے جا چکے ہیں۔ اب چونکہ جوسیون سلطنت کے بادشاہ نے خان کو سرنڈر کر دیا ہے، اسی لیے خان بادشاہ اور اس کے وزیروں کو کچھ شرائط کے ساتھ اپنے کیمپ میں بلاتا ہے۔ شرائط کے مطابق بادشاہ انجو اپنے شاہی لباس کی بجائے سادہ لباس میں آئے گا اور اس کے تمام وزیر بھی سادہ لباس میں آئیں گے۔ بادشاہ اور اس کے وزیر کیمپ کی حدود سے پیدل اس کے تخت تک آئیں گے اور بادشاہ 3 بار جھک کر ان کو سلام کرے گا، جس سے ثابت ہوگا کہ بادشاہ نے خود کو سرنڈر کر دیا ہے۔ اب بادشاہ انجو اپنے وزیروں کے ساتھ خان کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور خان کو 3 بار جھک کر سلام کرتا ہے۔ اپنے بادشاہ کو خان کے سامنے ایسے جھکتے دیکھنا تمام وزیروں کے لیے کٹھن مرحلہ ہوتا ہے اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، مگر جنگ ختم کرنے اور جان بچانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب وزیر دفاع ان کے ساتھ نہیں ہوتا اور وہ غیرت کی وجہ سے اپنی جان خود ہی لے لیتا ہے، کیونکہ وہ کسی دوسرے بادشاہ کو سجدہ کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ فلم کے آخر میں خان اپنی سلطنت میں واپس چلا جاتا ہے اور بادشاہ انجو واپس اپنی سلطنت میں آ جاتا ہے۔ جوسیون سلطنت ایک بار پھر سے خوشحال ہو گئی، مگر اب جوسیون سلطنت چنگ سلطنت کا حصہ ہے۔ تاریخ کے مطابق اس قلعے کا گرنا جوسیون سلطنت کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا، مگر جوسیون سلطنت کے سپاہیوں کی ہمت اور بہادری نے جوسیون کے لوگوں کا دل جیت لیا۔ اس جنگ کے بعد بھی چنگ اور جوسیون سلطنت کے درمیان کافی سالوں تک جنگ چلتی رہی اور آخر میں جوسیون سلطنت چنگ سلطنت کے قبضے سے آزاد ہو گئی اور ایک علیحدہ سلطنت بن گئی۔ اب آپ کو اس فلم کی کہانی کیسی لگی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔